तो लेट अस गो अहेड विथ नेक्स्ट क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर एक्चुअली 9.6 है, लेकिन टेक्स्ट बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक है तो एग्जाम्पल 6 दिख रहा है आपको, दैट इज एग्जाम्पल 9.6। सो लेट अस सॉल्व एग्जाम्पल 9.6। बड़बड़ बिल्कुल बंद कर दो, वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड, तो ध्यान यहाँ पे। स्टॉप टॉकिंग। अ ग्लास पेपर वेट, एंड आई होप ऑल ऑफ यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेपर वेट। पेपर उड़ ना जाए इसके लिए उसके ऊपर वेट रखते हो, उसको बोलते हो पेपर वेट। नॉर्मली पेपर वेट ये स्फेरिकल नहीं होता है, नॉर्मली इट इज नॉट स्फेरिकल इन शेप। तो पेपर वेट दिखता कैसे आपको पता होना चाहिए। पेपर वेट लुक्स समथिंग समथिंग लाइक दिस। नीचे का सरफेस थोड़ा फ्लैट होता है और ऊपर ये काइंड ऑफ अ स्फीयर होता है। नॉर्मली आइडियली स्पीकिंग ऐसा होता है, पर अभी क्वेश्चन में क्या बोला है देखते हैं। A glass paper weight of refractive index 1.5 and as I told you, कभी refractive index के लिए mu यूज करेंगे, कभी क्या यूज करेंगे n। तो यहाँ पे n बोला है। Of radius 3 सेंटीमीटर has a tiny air bubble trapped inside it। तुमको अगर यहाँ पे रेडियस बोल दिया, रेडियस 3 सेंटीमीटर, मतलब ग्लास पेपर वेट का शेप क्या लिया है इन्होंने, स्फीयर। इन रियलिटी वो स्फीयर नहीं होता है, पर यहाँ पे स्फीयर कंसिडर किया है। उसके अंदर एक एयर बबल ट्रैप्ड है। तो देखा होगा आपने ग्लास पेपर वेट के अंदर नॉर्मली डिजाइन पर्पस के लिए एक एयर बबल रखते हैं अंदर। क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ द बबल फ्रॉम द सरफेस इज 2 सेंटीमीटर, वेयर इट विल अपीयर व्हेन सीन फ्रॉम द अदर एंड। तो जब तुम दूसरे एंड से देखोगे तो वेयर विल इट अपीयर, ऐसा क्वेश्चन है। तो पहले क्वेश्चन समझ लो अच्छे से। हमारे पास एक ग्लास का पेपर वेट है विच इज टू बी टेकन इन द फॉर्म ऑफ अ स्फीयर। तो हमारे पास ऐसा एक ग्लास का पेपर वेट है। इसका रेडियस कितना है, 3 सेंटीमीटर। तो डायमीटर कितना होगा, 6 सेंटीमीटर। आगे आपको बोला है इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.5 है, इसके अंदर एक एयर बबल है विच इज ट्रैप्ड इनसाइड। और व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ एयर बबल फ्रॉम द नियरेस्ट सरफेस, 2 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से यहाँ तक ये आ गया 3 सेंटीमीटर, एंड फ्रॉम हियर टू हियर इट इज 6 सेंटीमीटर। तो रिमेंबर ये 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है। तो दो 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर विल बी रफली रफली हियर। तो समवेयर हियर यू हैव एयर बबल। तो याद रखना अप्रोक्सीमेटली हियर यू हैव एन एयर बबल। तो ये आ गया एयर बबल। तो जो एयर बबल है दैट इज योर ऑब्जेक्ट। एयर बबल क्या है, ऑब्जेक्ट है। और उन्होंने बोला है कि जब आप इसको देखोगे कौन से एंड से, फार्दर एंड से। फार्दर एंड मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फार्दर एंड, अपोजिट एंड। तो बोला है ना क्वेश्चन में, बोला है कि नहीं। क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ बबल फ्रॉम सरफेस इज 2 सेंटीमीटर, वेयर इट विल अपीयर व्हेन सीन फ्रॉम द अदर एंड। तो इसका जो 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस है ये इस एंड से। आप इसको दूसरे एंड से देख रहे हो, फ्रॉम द अदर एंड। अदर एंड मतलब फार्दर एंड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट यहाँ पे कौन है, बबल। तुम देख कहाँ से रहे हो, अदर एंड से देख रहे हो। यहाँ से ये डिस्टेंस कितना था, 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर, क्योंकि डायमीटर कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर। तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बन गया आपका यू। तो मैं साथ में लिखते भी जाता हूँ। तो आपको गिवन पैरामीटर में डायामीटर दिया था 6 सेंटीमीटर, रेडियस है r = 3 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपका बन गया कितना सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। उसके बाद ये जो मीडियम है, मीडियम इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है, 1.5। और अगर आपको रिफ्रैक्शन फ्रॉम अ सिंगल कर्व सरफेस याद होगा, तो जिस मीडियम में ऑब्जेक्ट होता है उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स μ1 से डिनोट करते हो कि μ2 से करते हो, जिसमें ऑब्जेक्ट होता है μ1। तो ये वैल्यू किसकी है, μ1 की, क्योंकि ऑब्जेक्ट इज इनसाइड द मीडियम। इसलिए मैंने बोला था कि वो अच्छे से याद रखना, μ1 क्या है, μ2 क्या है। गुड, गुड, यहाँ तक क्लियर। और जहां इमेज बनता है वो क्या होता है, μ2। क्या होता है वो, μ2। इस केस में जो μ2 है वो सराउंडिंग मीडियम है, और सराउंडिंग में क्या है, एयर है। तो μ2 की वैल्यू कितने लोगे, 1। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। कंफ्यूजन नंबर 1, हाउ डू वी नो
कि जो इमेज है वो बाहर बना, मतलब सराउंडिंग में बना, होना चाहिए ना, ये कंफ्यूजन होना चाहिए। हमने जब सिंगल क्रॉस सरफेस लिया था तो हमने बोला था कि ये मीडियम वन है जहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है ओ, ये मीडियम टू है जहाँ पे इमेज बना है। तो ऑब्जेक्ट जहाँ रखा है उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स था म्यू वन, इमेज जहाँ बना उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है म्यू टू। हमारे पास इस केस में ऑब्जेक्ट कहाँ है, इनसाइड डेंसर मीडियम। तो इमेज कहाँ बन गया, सॉरी ऑब्जेक्ट कहाँ है, म्यू वन में। तो म्यू वन की वैल्यू कितनी है, 1.5। इन दिस केस वी वर 100% श्योर, 100% श्योर इमेज कहाँ बना है, सेकेंड मीडियम में, राइट। यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं इमेज कहाँ बना है, सेकेंड मीडियम में। सेकेंड मीडियम कौन सा है, एयर। तो उसका रिफ्लेक्टिवनेस कितना है, 1, एयर या वैक्यूम। बट द क्वेश्चन इज हाउ आर यू सो श्योर कि इमेज विल बी फॉर्म्ड इन द अदर मीडियम। अगर आप श्योर नहीं भी हो तो भी लेना पड़ेगा, नहीं तो फिर रिफ्रैक्शन एट अ सिंगल क्रॉस सरफेस का फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि रिफ्रैक्शन एट अ सिंगल क्रॉस सरफेस का एक कंडीशन था दैट द ऑब्जेक्ट इज इन वन मीडियम एंड इमेज इज फाउंड इन अदर मीडियम। यहाँ पे अदर मीडियम मतलब एयर, तो हमको लेना पड़ेगा, वी कैन नॉट हेल्प इट, यू हैव टू टेक इट, तो लेना ही पड़ेगा आपको। यहाँ तक क्लियर, पक्का। नहीं ले सकते ना, क्योंकि रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ प्लेन सरफेस के लिए होता है, ये प्लेन सरफेस नहीं है। यू कैन नॉट यूज रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ फॉर्मूला, क्योंकि वो होता है प्लेन सरफेस के लिए, दिस इज नॉट अ प्लेन सरफेस। ओके, गुड। तो हमको फाइंड क्या करने के लिए बोला है, क्या फाइंड करने के लिए बोला है आपको, क्या बोला है, क्या बोला है, देखो क्या बोला है, वेयर विल इट अपीयर, कौन, बबल, बबल कहाँ अपीयर होगा, मतलब बबल का इमेज कहाँ अपीयर होगा। तो आपको क्या पूछा है, इमेज डिस्टेंस पूछा है, वी, राइट। तो फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे, रिफ्रैक्शन एट अ सिंगल कर्व सरफेस। तो क्या था फॉर्मूला, म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। गुड। तो ठीक है, फॉर्मूला तो मिल गया। नाउ वी विल जस्ट सब्स्टिट्यूट वैल्यूज एंड सी व्हाट डू वी गेट। तो हमको यहाँ से म्यू टू बाई वी, म्यू टू की वैल्यू 1, वी फाइंड करना है, माइनस, माइनस था ना, माइनस म्यू वन बाई यू, व्हाट इज म्यू वन, अपॉन यू इज 4, इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन, मतलब 1 माइनस 1.5 अपॉन आर, व्हाट इज आर, रेडियस कितना है 3। ओके, तो 1 बाई वी 1.5 बाई 4 इक्वल टू माइनस 0.5 बाई 3। इसको वहां शिफ्ट कर दो, तो देयरफॉर यू हैव 1 बाई वी इक्वल टू, ये यहाँ पे आके पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1.5 बाई 4 माइनस 0.5 बाई 3, क्रॉस मल्टीप्लाई, कितना आ गया 4.5, ये कितना हो गया 2 अपॉन 12, हाउ मच इज दिस 2.5 बाई 12। तो 2.5 बाई 12, व्हाट इज 2.5 बाई 12, 2.5 बाई 12, हमको वैसे v चाहिए था ना, तो ये 1 बाई वी है, तो v क्या आ गया 12 अपॉन 2.5, कितना है, कितना है 4 पॉइंट समथिंग, 4.8, तो ये आता है 4.8 सेंटीमीटर। तो सिंपल है ना, ये पॉइंट हटाओगे तो ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा, तो 120 बाई 25, 25 फोर का इज 100, 1 एंड 4 का 100, ऊपर का 20 बच गया, ऊपर का 20 बच गया, तो जीरो लगा के 200 कर दोगे, 25 8 जा, तो आंसर क्या आएगा 4.8, तो 4.8 सेंटीमीटर, ये करेक्ट आंसर है, हो गया, डन। डन, दिस इज हाउ यू आर सपोज्ड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया ये सबका। तो ये क्वेश्चन में रिफ्रैक्शन एट अ सिंगल कर्व सरफेस का फॉर्मूला क्यों अप्लाई करना था, क्योंकि प्लेन सरफेस नहीं है, तो रियल डेप्थ एपरेंट डेप्थ तो होगा नहीं अप्लाई।
ये लेंस भी नहीं है तो लेंस मेकर इक्वेशन भी नहीं होगा, तो बचा क्या? रिफ्रैक्शन एट सिंगल कर्व सरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल 9.7, अ डेंस ग्लास डबल कॉन्वेक्स लेंस। तो हमारे पास एक डबल कॉन्वेक्स लेंस है और उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 2 है, डिजाइन टू रिड्यूस स्फेरिकल एबरेशन। तो अगर आपको याद होगा स्फेरिकल एबरेशन वो आपने कौन से केस में देखा था? मिरर के केस में। वैसा ही एक एबरेशन आता है फॉर लेंस आल्सो। तो स्फेरिकल एबरेशन आपको दोनों केसेस में मिलेगा, मिरर एज वेल एज लेंस। लेकिन आपके सिलेबस में लेंस का एबरेशन इज नॉट इंक्लूडेड, तो कोई बात नहीं, हमको उसकी जरूरत भी नहीं है। सिर्फ इतना बोला है हमारे पास एक डेंस ग्लास डबल कॉन्वेक्स लेंस है विच इज डिजाइन टू रिड्यूस स्फेरिकल एबरेशन, हैज रेडियस ऑफ रेशियो, सॉरी रेशियो ऑफ रेडियस R1 is to R2 1.5। थोड़ा गलत दिया है ये 1:5 है। तो आपके पास जो लेंस है, लेंस के कितने सरफेस होते हैं? दो सरफेस होते हैं, कल ही देखा ना आपने, दो सरफेस होते हैं। तो जो पहले सरफेस का रेडियस है उसको क्या बोलते हो? R1, दूसरे को क्या बोलते हो? R2। तो R1/R2 का रेशियो कितना है? 1:5। If a point object is kept 15 centimeter in front of this lens, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर दिया है, इट प्रोड्यूसेस अ रियल इमेज एट 7.5 सेंटीमीटर। रियल इमेज ये सेम साइड पे होता है कि अपोजिट साइड पे? सेम साइड वो मिरर का केस होता है, ये कौन है? लेंस। तो कहाँ बन गया? अपोजिट साइड, क्योंकि साइन कन्वेंशन लेते वक्त को फिर आपको पॉजिटिव लेना पड़ेगा। तो ये पता होना चाहिए, रियल इमेज इन केस ऑफ लेंस इज फाउंड ऑन द अदर साइड। डिटरमाइन R1 एंड R2, तो आपको R1 और R2 फाइंड करना है। सिंपल क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमारे पास गिवन पैरामीटर में क्या क्या है? हमारे पास मॉड ऑफ R1 और मॉड ऑफ R2 का रेशियो है 1/5। मॉड क्यों? क्योंकि आपको पता है लेंस के केस में जो पहला सरफेस है उसका रेडियस क्या होता है? राइट साइड में, तो वो क्या लोगे? पॉजिटिव। और दूसरा सरफेस का रेडियस क्या होता है? लेफ्ट साइड में, तो उसका क्या आएगा? नेगेटिव। इसके लिए मॉड दिया है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको दिया है 15 सेंटीमीटर, इमेज डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 7.5 सेंटीमीटर, और आपसे पूछा गया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दिया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू म्यू 2 एक्चुअली। अगर आपको याद होगा तो हम लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बोलते हैं म्यू 2। उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है? 2। और सराउंडिंग में कौन है? एयर। तो म्यू 1 कितना है? 1। इसके सराउंडिंग में कौन है? एयर। तो म्यू 1 इज 1 एंड म्यू 2 इज 2। एंड यू आर सपोज टू फाइंड आउट, क्या फाइंड करने के लिए बोला आपको? क्या फाइंड करने के लिए बोला है? R1 एंड R2। तो डेफिनेटली क्योंकि ये लेंस है तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम लोग? लेंस मेकर इक्वेशन। लेंस मेकर इक्वेशन के दो फॉर्म थे, एक था 1/f इक्वल टू, याद है क्या? μ2/μ1 -1, 1/r1 -1/r2। लेकिन मैंने आपको बताया था कि डेरिवेशन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि डेरिवेशन के जो बीच के स्टेप्स होते हैं ना उस पर भी क्वेश्चन आते हैं, तो आ ही गया। ये 1/f, आपको याद है 1/f क्या था? 1/v -1/u। तो डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ 1/v -1/u। 1/v -1/u इक्वल टू μ2/μ1 -1 इंटू 1/r1 -1/r2। क्लियर? देन इफ यू रिमेम्बर, मैंने आपको ये भी बताया था कि हर बार इसमें साइन कन्वेंशन यूज करना पड़ेगा, तो यहाँ थोड़ा सा केयरफुल रहना, क्योंकि यहाँ गड़बड़ होने के सबसे ज्यादा चांसेस है। आपको क्या क्या फाइंड करना है? R1 एंड R2, R1 एंड R2। तो हम एक काम करेंगे, पहले डिसाइड कर लो कि R1 फाइंड करोगे कि R2 फाइंड करोगे। तो लेट अस से वी विल फर्स्ट फाइंड आउट R1। तो हमको क्या फाइंड करना है? R1। तो R1 अगर फाइंड करना है तो जो फाइंड करना है उसको छोड़ के बाकी सबके कन्वेंशन यूज होते हैं। तो R1 के लिए कन्वेंशन यूज करोगे क्या? नहीं। बाकी सबके लिए करोगे? यस। तो टू फाइंड R1, सबसे पहले R1 फाइंड करेंगे। पहले हम लोग R1 फाइंड करेंगे, इंपॉर्टेंट है। R1 फाइंड करेंगे तो यूजिंग साइन कन्वेंशन, यूजिंग साइन कन्वेंशन
ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ रखते हो, लेफ्ट साइड में कि राइट साइड में? ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ होता है? लेफ्ट में। ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज टू द लेफ्ट, ये प्रिंसिपल एक्सिस, और ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में होता है आपका। तो ऑब्जेक्ट लेफ्ट में है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या लोगे? नेगेटिव की पॉजिटिव? नेगेटिव। तो यू क्या आएगा? नेगेटिव। यू आ जाएगा नेगेटिव। इमेज कौन सा बना था, रियल की वर्चुअल? रियल इमेज लेफ्ट में है कि राइट में है? राइट में है, तो ये क्या आएगा? पॉजिटिव। R2 जो सेकेंड सरफेस है उसका सेंटर कहाँ पे है? लेफ्ट में है, तो रेडियस उसका कहाँ आएगा? लेफ्ट में आएगा। तो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? नेगेटिव की पॉजिटिव? नेगेटिव। ऑल द डिस्टेंस मेड टू द लेफ्ट आर टेकन टू बी नेगेटिव, तो R2 क्या आएगा? नेगेटिव। और हम लोग क्या फाइंड कर रहे थे? R1। जो फाइंड करते हैं उसका कन्वेंशन यूज करते हैं क्या हम लोग? नहीं। अगर करोगे तो आंसर नहीं आएगा फिर। शॉर्ट इन शॉर्ट इस केस में आ जाएगा, क्योंकि इस केस में R1 क्या आ रहा है आपका? पॉजिटिव, क्योंकि पहले सरफेस का रेडियस कहाँ पे है? राइट में। तो इस केस में आपको मिल जाएगा। अगर आप गलती से R1 को पॉजिटिव लेके भी चलते हो, इस क्वेश्चन के लिए आपके आंसर्स करेक्ट आएंगे, बाकी जगह पे नहीं आएंगे। तो एनीवेज, तो देयरफॉर हमारे पास फॉर्मूला था 1/v माइनस 1/u, लेकिन u क्या लेना है? नेगेटिव, तो माइनस u इक्वल टू μ2/μ1 माइनस 1 माइनस 1/r2, लेकिन R2 क्या लेना है? नेगेटिव। नेगेटिव लोगे ना R2? यस। तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये प्लस हो जाएगा, और ये भी नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो 1/v प्लस 1/u इक्वल टू μ2/μ1 माइनस 1 इंटू 1/r1 प्लस 1/r2। 1/r1 माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस 1/r1 प्लस 1/r2। वेरी गुड। अब सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। व्हाट इज v? 7.5। 7.5 है ना? 1/7.5। व्हाट इज u? 15। व्हाट इज μ2? 2। μ1 इज 1 माइनस 1। अब आपके पास तो R1/R2 का रेशो था, क्या करेंगे फिर यहाँ पे? आपके पास R1 और R2 का रेशो है, और पहले क्या फाइंड करना है आपको? R1। तो आपको क्या नहीं चाहिए यहाँ से? R2 नहीं चाहिए। तो अगर R2 नहीं चाहिए तो यहाँ से R2 क्या आएगा? 5 टाइम्स ऑफ R1। क्या आएगा? 5 टाइम्स ऑफ R1। तो यहाँ पे जो तुम लिखोगे 1/R1 प्लस R2 इज 5 टाइम्स ऑफ R1। ये 5 टाइम्स ऑफ R1 रेशियो दिया है, वहां से है। ओके, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 2 कर लो, क्योंकि डिनोमिनेटर बन जाएगा सेम। तो 2/15 प्लस 1/15, 2 माइनस 1 इज 1, तो 2 माइनस 1 इज 1 छोड़ दिया। इसमें से 1/R1 आ गया बाहर, 1 प्लस 1/5। हाउ मच इज दिस? 2/15 प्लस 1/15, 3/15 मतलब 1/5 इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू 6/5। तो ये आ जाएगा 1/R1 और 6/5। तो ऐसा भी कर सकते हो, 1 जा 2 जा 1 जा एंड 3 जा। दिस इज व्हाट वी कैन डू। कितना आ गया? R1 6, तो R1 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। और R1 हम लोग पॉजिटिव ही लेंगे क्योंकि कहाँ पे है? टू द राइट साइड। और मॉड ऑफ R2 कितना है? मॉड ऑफ R2 इज 5 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ R1। तो 5 इंटू 6 तो कितना आ गया? 30 सेंटीमीटर। अगर आपको कन्वेंशन के साथ लिखना है तो क्या लिखोगे? -30। बट ठीक है, 30 सेंटीमीटर इज R2। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। मतलब तो अगला क्वेश्चन, प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 1, which is very important because you will have to apply a lot of things right from school geometry to maths of now 11th standard and physics also. तो ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 1, प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 1। तो a monochromatic ray of light strikes the water surface, और water का refractive index 4/3 दिया है, in a cylindrical vessel at an angle of incidence 53 degree. Depth of water is 36 centimeter. After striking the water surface,
हाउ लॉन्ग विल द लाइट टेक टू रीच द बॉटम ऑफ द वेसल। आगे आपको कुछ हिंट देके रखा है। एंगल्स ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पाइथागोरियन ट्राइंगल ऑफ साइड्स इन द रेशियो 3:4:5 आर नियरली 37, 53 एंड 90 डिग्री। मतलब इन शॉर्ट आपको एंगल्स बता दिए उन्होंने, और आपको पता होना चाहिए ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 37 है, एक 53 है, एक 90 है, तो उसके जो साइड्स होते हैं दे आर इन द रेशियो 3:4:5। बराबर। तो अभी अच्छे से पहले क्वेश्चन समझ लो। ऐसे टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले आपको डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा सो एज टू अंडरस्टैंड कि पूछा क्या है। और मोनोक्रोमेटिक रे, जिसको मोनोक्रोमेटिक नहीं पता मैं बता देता हूँ। मोनोक्रोमेटिक मतलब सिंगल कलर का लाइट विच हैज ओनली वन वेवलेंथ। आपको पता है विद योर 7 कलर्स, तो ईच ऑफ द कलर हैज अ डिफरेंट वेवलेंथ। तो जो व्हाइट लाइट होता है उसमें 7 कलर होते हैं, इसलिए जब आप प्रिज्म से पास करोगे तो आपको क्या देखेंगे, 7 डिफरेंट लाइट, 7 डिफरेंट कलर्स, 7 कंपोनेंट्स। लेकिन मोनोक्रोमेटिक मतलब सिंगल कलर। तो हमारे पास एक मोनोक्रोमेटिक रे ऑफ लाइट है विच स्ट्राइक्स वाटर सरफेस इन अ सिलेंड्रिकल वेसल एट एन एंगल ऑफ 53 डिग्री। तो द आइडिया हियर इज, एक वेसल है। अब वेसल तो मैं ड्रॉ नहीं करने वाला, समझ लेना वेसल है, वेसल के अंदर वाटर है। तो ये वाटर आ गया विच इज इनसाइड वेसल। और आपको वाटर का डेप्थ दिया हुआ है कितना, कितना दिया हुआ है, 36 सेंटीमीटर। इस पे एक रे ऑफ लाइट ने स्ट्राइक किया, मोनोक्रोमेटिक रे ऑफ लाइट ने स्ट्राइक किया एट एन एंगल ऑफ 53। तो ये आ गया रे ऑफ लाइट विच इज स्ट्राइकिंग हियर, लेट अस से हियर। गुड। और ये आ गया नॉर्मल। सिंस द रे इज ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर इट शुड बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो इट इज बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल, समथिंग लाइक दिस। ऐसा बेंड हुआ। गुड। अब एक काम करते हैं, इसको मैं स्ट्रेट ड्रॉ कर देता हूँ। ये जरूरत पड़ेगा क्योंकि दिस साइड इज 36 सेंटीमीटर, क्योंकि डेप्थ कितना दिया हुआ है 36, और इसका जरूरत पड़ेगा हमको। देन ये एंगल आपको बोला हुआ है कितना, 53। अगर आप ये ट्राइंगल कंप्लीट कर लेते हो तो आपको पता है ये एंगल कितना है, 90 डिग्री। मतलब एक तो मिल ही गया, दिस इज 90। अब आपको सिर्फ ये दो एंगल्स चेक करने पड़ेंगे, वो भी करते हैं। विल डू दैट। नाम दे देते हैं इसको ओ ए बी, समथिंग लाइक दिस। तो अभी ये बोला है उन्होंने, आफ्टर स्ट्राइकिंग द वाटर सरफेस हाउ लॉन्ग विल द लाइट टेक टू रीच द बॉटम ऑफ द वेसल। मतलब जैसे ही उसने इस पॉइंट पे स्ट्राइक किया, स्ट्राइक करने के बाद उसका रिफ्रैक्शन हुआ, रिफ्रैक्शन होने के बाद वो इस डायरेक्शन में गया, तो बी पॉइंट तक आते आते उसको कितना टाइम लगेगा एट द बॉटम। ये बॉटम ऑफ वेसल है, बोलो मत। तो रे ऑफ लाइट ऐसा आया, बेंड हुआ और बॉटम पे गया। तो बॉटम पे जाने के लिए उसको कितना टाइम लगा, दैट इज व्हाट दे आर आस्किंग यू। बराबर। तो टाइम फाइंड करना है। तो सबसे पहले जब टाइम फाइंड करना है तो व्हाट इज द इक्वेशन दैट कम्स टू योर माइंड। टाइम फाइंड करना है तो कौन सा इक्वेशन आएगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मैं ये क्वेश्चन का अप्रोच उल्टा बताऊंगा, उल्टा। उल्टा अप्रोच ज्यादा काम करेगा यहाँ पे। तो अगर आपको टाइम फाइंड करना है तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। डिस्टेंस अपॉन टाइम। मैं एक काम करता हूँ, डिस्टेंस को यहाँ बोलता हूँ एस अपॉन टी। तो स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। लाइट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ओबी। क्या किया ट्रेवल, ओबी। मतलब तुमको ओबी फाइंड करना पड़ेगा अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम। क्योंकि ये जो ओबी डिस्टेंस था, लाइट ने कौन से मीडियम में ट्रेवल किया, डेंसर में। तो आपको वो फाइंड करना पड़ेगा अभी। ये कहाँ से फाइंड करोगे, तो हमने एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइन किया था, याद है क्या था, म्यू इक्वल टू सी बाई वी। तो म्यू इक्वल टू सी बाई वी। तो बट म्यू इक्वल टू सी बाई वी, तो यहाँ से वी क्या मिल जाएगा, सी बाई म्यू। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा v इक्वल टू सी बाय म्यू। इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो। therefore t इक्वल टू क्या था, ओ बी अपॉन बी, लेकिन b क्या है, c बाय म्यू। तो म्यू क्या आएगा ऊपर। आपको c पता है, 3 न्यूटन रेज़ टू 8। आपको वाटर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता भी है और दिया भी है, कितना है 4/3। मतलब अभी क्या फाइंड करना रह गया, ओ बी। तो अगर आपको ओ बी डिस्टेंस मिल गया तो हो गया काम।
अब ओबी डिस्टेंस फाइंड कैसे करोगे, दैट इज द क्वेश्चन। ये राइट एंगल ट्राइंगल है और ओबी इस राइट एंगल ट्राइंगल क्या है, हाइपोटेन्यूज। उसमें से हमको एक साइड तो ऑलरेडी पता ही है, ओ ए कितना है 36 सेंटीमीटर। तो अगर मुझे दूसरा साइड मिल जाता है, अगर ये साइड मिल गया मेरे को, तो फिर आई कैन फाइंड आउट व्हाट इज ओबी, क्योंकि ओबी स्क्वायर इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। यहाँ पे मेन प्रॉब्लम चालू होता है क्योंकि यू डोंट नो व्हाट इज ए बी। अगर आपको टैंक का, सिलिंड्रिकल वेसल का आपको अगर डायामीटर दिया होता तो फिर भी आप फाइंड कर लेते, लेकिन वो तो बताया नहीं। तो अभी क्या करेंगे फिर, अभी हम सबसे पहले ऐसे केस में वी विल अप्लाई स्नेल्स लॉ। तो यूजिंग स्नेल्स लॉ, यूजिंग स्नेल्स लॉ, व्हाट इज स्नेल्स लॉ? mu1 sin I इक्वल टू mu2 sin, ये मीडियम 1 है और मीडियम 1 एयर है, ये मीडियम 2 है और मीडियम 2 वाटर है। तो mu2 तुमको पता है 4/3, साइन आई, आई भी तुमको पता है 53। तो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, तो यू विल गेट mu1 इज 1 sin 53 equal to mu2 is refractive index of water 4/3 into sin r. This is angle of refraction r. ये मिल गया तो काम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि साइन आर, व्हाट इज साइन थीटा, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अगर आपको बेसिकली आर मिल गया तो आपका काम हो जाएगा, क्योंकि साइन इज अपोजिट साइड, अपोजिट मतलब ए बी, तो हो जाएगा हमारा काम। अगर आपको याद होगा, जो याद होना चाहिए, हमने एक जगह पे पहले ही 37 53 ये ट्राइंगल ऑलरेडी देखा है 4/5, तो दिस इज 4/5, 4/5 और ये 4/3, 4 और 4 हो गया कैंसल। तो व्हाट इज साइन आर फ्रॉम हियर 3/5। और अगर आपको वापस ये चीज याद होगा तो 3/5 मतलब 0.6, 37 पे आती है वैल्यू। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 37 डिग्री। वेरी गुड, मतलब ये 37 है, आर इज 37, दिस इज 90, तो बचा हुआ 53 होता है। तो ये ट्राइंगल क्या बन गया, वही पाइथागोरन, इसलिए तो बोल के रखा है ना, बोला है क्या 37 53 एंड 90। तो जो ट्राइंगल है, therefore triangle OAB is a Pythagorean triangle, is a Pythagorean triangle with angles 37 53 and 90। ज्यादा क्लियर? और अगर ये 37 53 90 ट्राइंगल है तो इसके साइड्स का रेशो क्या आएगा 3:4:5, वो आपको हिंट में देके रखा है। तो रेशो आप पहले तो पता होना चाहिए, रेशो भी कैसा लोगे आप 3:4:5। तो कौन सा साइड 3 लोगे, कौन सा 4 लोगे, कौन सा 5 लोगे? ए बी सबसे छोटा है तो 3, उसके बाद ओ ए 4 और हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ा होता है। इसका मतलब therefore AB is to OA is to OB is equal to 3:4:5। क्लियर? तो सबसे छोटा साइड जो होता है वो अपोजिट होता है और सबसे बड़ा कौन होता है हाइपोटेन्यूज। तो बचा हुआ साइड वो इन बिटवीन है, मतलब AB is to OA is to OB is 3:4:5। गुड। अब डेफिनेटली हमको ओबी फाइंड करना है, तो ये सब कुछ हम लोग कर रहे हैं जस्ट टू फाइंड आउट व्हाट इज ओबी। तो भी हो जाएगा, हो जाएगा। आपको पता है जब रेशो दिया हो, रेशो दिया हो तो एक कॉमन मल्टीपल आप लिखते हो। रेशो दिया हो अगर तो क्या करते हो, कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हो ना, करते हो कि नहीं? जब रेशो दिया हो, ये साइड्स के लेंथ का रेशो है, ये साइड्स की लेंथ की वैल्यू नहीं है। हमको तो पता ही है ना ओए का वैल्यू कितना है 36, ये पता है। लेकिन रेशो जब लोगे तो ये क्या आ रहा है 3:4:5। तो रेशो को वापस से नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग एक कॉमन मल्टीपल से, कॉमन फैक्टर से क्या करते हैं मल्टीप्लाई। नॉर्मली वो कॉमन फैक्टर आप लेते हो x। इसका मतलब क्या हो गया, ए बी इक्वल टू 3x, ओ ए इक्वल टू 4x और OB इक्वल टू 5x। वेरी गुड। मैंने इसलिए बोला कि इसमें तुमको स्कूल का मैथ्स भी लगने वाला है, ये तो पता होना ही चाहिए।
अब हमको इन तीनों में से सिर्फ पता कौन है, ओ ए, तो इसी को यूज कर लेंगे फिर। ओ ए इक्वल टू 4x, बट व्हाट इज ओ ए? 36, तो 36 इक्वल टू 4x, तो व्हाट इज x इक्वल टू 9, तो x की वैल्यू आ गई 9, तो अभी यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, मिल गया OB, तो देयरफॉर OB इक्वल टू 5x, 5x मतलब 5 इंटू 9, तो कितना आ गया 45, तो OB आ गया 45 सेंटीमीटर। और आ गए सीधा सीधा टी के इक्वेशन पे अब, तो OB की वैल्यू मिल गई, सब्स्टिट्यूट कर दो, देयरफॉर टी इक्वल टू OB, OB इज हाउ मच 45 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर रिमेंबर दिस, सेंटीमीटर। और C की जो वैल्यू तुमने बताई थी 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो ये सेंटीमीटर है वो मीटर चलेगा क्या ऐसा? नहीं, तो किस में कन्वर्ट करोगे? मीटर में। कैसे करोगे? 45 into 10⁻², तो यहाँ पे ये मैटर करेगा कि कन्वर्ट किया है कि नहीं, तो कन्वर्ट करो पहले, तो ये आ जाएगा 45 into 10⁻² डिवाइड बाय C, 3 into 10⁸ इंटू म्यू, म्यू मतलब वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 4/3, 3 into 3 9, कितना 9, 9 1 और 9 5 ये 3 3 हो गया 9, चलो एक स्टेप बढ़ा ही देता हूँ, कोई बात नहीं। 45 इंटू 4/9, 10⁸8, ऊपर जाएगा तो हाँ, तो कितना हो जाएगा? -10, 1 and 5, what is 5 for the 20, 20 into 10⁻⁻10, तो अगर मैं इस -10 में से एक 10⁻⁻1 शिफ्ट कर देता हूँ, देखो ये 20 है ना, एक 20 का जो 10 है इसको दे दो, तो क्या हो गया 2 into 10⁻⁻9, -9 मतलब नैनो सेकेंड, तो आंसर शुड बी 2 नैनो सेकेंड्स। पहली बात तो क्वेश्चन शायद प्रिंटेड नहीं है, ऐसा मुझे लग रहा है क्या प्रिंटेड? आंसर चेक करो, माइक्रो सेकंड में दिया है, हाँ कोई कोई बात, तो माइक्रो सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, माइक्रो मतलब 10⁻⁻6 होता है ना, तो देखो 2 इंटू 10⁻⁻9 को लिख दिया -3 इंटू -6, -9 मतलब -3 इंटू -6, -6 मतलब माइक्रो, और 2 इंटू 10⁻⁻3 मतलब 0.002, और 10⁻⁻6 क्या आ गया? माइक्रो, तो ये क्या बन गया? माइक्रो सेकेंड्स। आंसर क्या है? 0. तो गलत है फिर, दिस इज समथिंग दैट यू शुड गेट, दैट इज रॉन्ग, मैं चेक कर लेता हूँ, दैट इज रॉन्ग, 0.002 माइक्रो सेकेंड इज द राइट आंसर, और 2 नैनो सेकेंड इज द राइट आंसर। तो आंसर हमारा आ रहा है 0.002 माइक्रो सेकेंड। जस्ट नॉट टू गेट कंफ्यूज, ये माइक्रो है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं है, वो माइक्रो का सिंबल है, नहीं तो वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लोगे फिर वापस 4/3 डाल दोगे, वैसा नहीं करना। और दिस इज 2 नैनो सेकेंड्स और 0.002 माइक्रो सेकेंड्स। तो आंसर इन द टेक्स्ट बुक इज गिवन रॉन्ग एंड हेंस इन द नोट्स इज आल्सो रॉन्ग, उसको करेक्ट कर लो। 2 नैनो सेकेंड्स और 0.002 माइक्रो सेकेंड्स। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, next question is again important, not difficult but something new. A glass slab of thickness 2.5 centimeter, क्वेश्चन नंबर 5, प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 5, 2 3 4 हमारा ऑलरेडी हुआ है, अगर एक आधा बाकी होगा तो बाद में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, a glass slab of thickness 2.5 centimeter having refractive index 5/3 is kept on an ink spot. A transparent beaker of very thin bottom containing water of refractive index 4/3 up to 8 centimeter is kept on the glass block. Calculate the apparent depth of ink spot when seen from outside air. तो पहले इसका मैं बेसिक थ्योरी बताता हूँ, फिर बाद में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको याद होगा हमने apparent depth और रियल डेप्थ देखा था, एंड इफ यू रिमेम्बर, अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है विच इज इनसाइड डेंसर मीडियम, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है विच इज इनसाइड डेंसर मीडियम, और ये जो ऑब्जेक्ट है इन डेंसर मीडियम इट अपीयर्स टू बी शिफ्टेड अपवर्ड्स, याद है क्या? याद है ना?
तो इस केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या था? व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? ऑब्जेक्ट इज इन डेंसर मीडियम, ऑब्जर्वर इज इन रेयर मीडियम, रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। तो अगर इस केस में आपको एपरेंट डेप्थ पूछा होता तो क्या करते? क्या करते? व्हाट इज एपरेंट डेप्थ? रियल डेप्थ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऐसा करते, बराबर। अब थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूं इसको। सपोज एक सब्सटेंस के ऊपर और एक सब्सटेंस है, सपोज इसके ऊपर और एक सब्सटेंस है। तो ऐसा जब हमारे पास 3 4 5 सब्सटेंस हो, तो इस केस में पहला जो मटेरियल है वो भी क्या करेगा? एपरेंट डेप्थ प्रोड्यूस करेगा, दूसरा भी क्या करेगा? एपरेंट डेप्थ प्रोड्यूस करेगा, तीसरा भी क्या करेगा? एपरेंट डेप्थ, मतलब तीनों क्या करेंगे? शिफ्ट कर देंगे। तो उस केस में टोटल शिफ्ट क्या होगा? तीनों की वजह से होगा। तो उस केस में टोटल एपरेंट डेप्थ कैसे फाइंड करोगे? एपरेंट डेप्थ ड्यू टू मटेरियल 1 प्लस ड्यू टू मटेरियल 2 प्लस मटेरियल 3, बराबर। जितने होंगे उतने, एन होंगे तो एन। इमेजिन पहले का जो रियल डेप्थ है, जिसको तुम क्या बोल रहे हो? आर। मैं नाम चेंज कर रहा हूँ क्योंकि आपको ऐसा नहीं बोला होता है। द रियल डेप्थ ऑफ फर्स्ट मटेरियल इज, आपको बोला होता है द थिकनेस ऑफ फर्स्ट स्लैब इज T1, द थिकनेस ऑफ सेकंड स्लैब इज T2, द थिकनेस ऑफ थर्ड स्लैब इज T3। तो जहां जहां तुमने रियल डेप्थ के लिए आर यूज किया, वहां क्या यूज करोगे? थिकनेस T। तो व्हाट इज एपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला? रियल डेप्थ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेकिन रियल डेप्थ तो हम लोग क्या बोल रहे हैं? थिकनेस। तो थिकनेस अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, थिकनेस T1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये तीनों अलग अलग मटेरियल थे ना, अलग अलग थे ना, तो तीनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या आएगा? अलग अलग आएगा। सिंपल। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? T1 अपॉन μ1 प्लस T2 अपॉन μ2 प्लस T3 अपॉन μ3। तो अगर एक सिंगल सिंगल मीडियम है तो उस केस में डायरेक्टली क्या लिखोगे? रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। तो एपरेंट डेप्थ क्या आएगा? रियल डेप्थ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर सिंगल है तो अगर सिंगल स्लैब है तो व्हाट इज एपरेंट डेप्थ? व्हाट इज एपरेंट डेप्थ? T1 अपॉन μ1, क्योंकि उस केस में सिर्फ एक ही मटेरियल ने शिफ्ट किया। दो है तो क्या लिखोगे? प्लस T2 अपॉन μ2, तीन है तो क्या लिखोगे? प्लस T3 अपॉन μ3, और अगर n है तो Tn अपॉन μ। नहीं, ये कंबाइन जब तुम करते हो ना, एक मैं वापस बता रहा हूँ, जब एक ही मीडियम होता है, सिंगल मीडियम, तो एक ही मीडियम इसको ऊपर शिफ्ट करता है, तो उस केस में सिर्फ पहला टर्म आएगा। लेकिन दूसरा भी है। तो ये जो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट अपीयर हो रहा था, ये ये बन जाएगा, क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट किसके लिए? सेकंड के लिए। फिर सेकंड उसको और भी ऊपर शिफ्ट करेगा। फिर ये किसके लिए? थर्ड के लिए क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट। इसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं? टोटल एपरेंट डेप्थ इज एपरेंट डेप्थ प्रोड्यूस बाय फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड। तो वैसे ही आता है। दैट इज टोटल एपरेंट डेप्थ यू गेट। टोटल एपरेंट डेप्थ इज T1 अपॉन μ1 प्लस T2 अपॉन μ2 प्लस T3 अपॉन μ3, जितने होंगे उतने। हाँ, दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू, व्हेन यू वर्क आउट द फॉर्मूला, तो फॉर्मूला ऐसा ही बनता है। सब कुछ सारा का सारा मैथमेटिक्स लगा के फाइनल फॉर्मूला ऐसा बनता है। दैट इज अ फाइनल फॉर्मूला। डेरिवेशन इज नॉट एक्सपेक्टेड, इसलिए हम लोग डेरिवेशन ले नहीं रहे। तो व्हेन यू हैव n स्लैब्स और सबसे नीचे आपके पास ऑब्जेक्ट है, तो उस केस में टोटल एपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला ऐसा आता है। डेरिवेशन इज आउट ऑफ स्कोप ऑफ योर सिलेबस, यू आर जस्ट सपोज टू नो दिस। ओके, तो व्हेन यू डिराइव दिस, आपको ऐसा ही मिलेगा वापस। तो अभी ये याद रखना। तो हमारा जो अभी एग्जाम्पल था, उस एग्जाम्पल में क्या बोला है? हमारे पास एक ग्लास स्लैब है जिसका थिकनेस कितना है? 2.5, हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 5/3, इज केप्ट ऑन एन इंक स्पॉट। तो सबसे पहले मैं इंक स्पॉट ले लेता हूँ। तो दिस इज इंक स्पॉट। इंक स्पॉट के ऊपर आपने एक स्लैब रख दिया ग्लास का। लो लेट अस कीप अ ग्लास स्लैब ऑन टॉप ऑफ इट। ये आ गया ग्लास स्लैब। इसका थिकनेस कितना दिया हुआ है आपको? 2.5।
इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 5/3। उसके बाद एक ट्रांसपेरेंट बीकर है ऑफ वेरी थिन बॉटम, वेरी थिन बॉटम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद एक ट्रांसपेरेंट बीकर है ऑफ वेरी थिन बॉटम, मतलब आपको शिफ्ट ड्यू टू दिस बीकर लेना नहीं है, यू आर नॉट सपोज टू कंसिडर शिफ्ट ड्यू टू बीकर। तो ये याद रखना, क्यों? क्योंकि ये जो इसका बॉटम है वो क्या है, वेरी थिन। वेरी थिन का मतलब ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इट विल प्रोड्यूस नो शिफ्ट। तो अगर डेप्थ जो ये बीकर है, बीकर का अगर बॉटम बहुत थिन है, तो आप ऐसा इमेजिन कर सकते हो कि वहां पे कोई सब्सटेंस नहीं है बेसिकली। फिर बीकर के अंदर क्या भर दिया, वाटर। बीकर के अंदर क्या भरा है, वाटर। तो सिर्फ कलर चेंज किया मैंने, वाटर नॉर्मली आई शो विद ब्लू कलर, दैट इज वाई। ओके, तो इसके बाद क्या है, यहाँ पे वाटर है, तो यू हैव वाटर। गुड। एंड आई रिपीट अगेन, जो बीकर था उसका बॉटम क्या था, वेरी थिन। और अगर वेरी थिन है तो हम लोग इसको अज्यूम करने वाले हैं कि नहीं, नहीं, तो इसको छोड़ दो, मतलब ये नहीं है, इट इज नॉट देयर, तो भूल जाओ इसको। तो सिर्फ कौन है फिर, पहला स्लैब और उसके बाद कौन है, वाटर। तो एपरेंट मतलब शिफ्ट कौन प्रोड्यूस करेगा, ओनली दीज टू सब्सटेंसेस। पहले सब्सटेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में मान लूंगा μ1, दूसरे का क्या है μ2। इसका थिकनेस कितना है T1, इसका थिकनेस कितना है T2। थिकनेस मतलब यहाँ पे जो वाटर का हाइट है वो दिया हुआ है आपको 8 सेंटीमीटर। तो आपके पास गिवन पैरामीटर में क्या क्या है पहले वो देख लो। सबसे पहले दे हैव टोल्ड यू व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ स्लैब, कितना दिया हुआ है 5/3। थिकनेस ऑफ स्लैब कितना दिया हुआ है 2.5। उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना है 4/3। And what is the depth of water, 8 सेंटीमीटर। आ गया। आपको पूछा कैलकुलेट द apparent depth of the ink spot when seen from outside, तो you are supposed to find out what is total apparent depth। मैंने अभी अभी आपको बताया फॉर्मूला, what is the total apparent depth, apparent depth, total apparent depth is apparent depth due to first plus apparent depth due to second। लेकिन apparent depth का फॉर्मूला क्या था, रियल डेप्थ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रियल डेप्थ को तुमने क्या बोला है T1, तो T1 अपॉन μ1 प्लस T2 अपॉन μ2। इसमें आपको सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, तो जस्ट पुट वैल्यूज एपरेंट डेप्थ इक्वल टू क्या आएगा T1, व्हाट इज T1 2.5 अपॉन μ1, व्हाट इज μ1 5/3। T2 कितना है 8 और ये कितना है 4/3। वेरी गुड। तो 1 जा एंड 2 जा, दिस इज 1 जा एंड 2 जा, तो ये आ जाएगा 3 ऊपर जाएगा, कितना आ गया 3/2, 3/2 है ना। और ये 3 ऊपर गया, कितना आ गया 6। अभी देखो ये 6 है और ये 1.5 है, तो कितना हो गया 7.5। तो apparent depth is 7.5। what is the real depth in this case, T2 plus T1, what is T2 8, 10.5। तो हमेशा जब ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में हो तो रियल डेप्थ ज्यादा होता है और एपरेंट डेप्थ कम होता है। तो रियल डेप्थ कितना है 10.5 और अपीयर कहाँ हो रहा है 7.5। डन। So that's it for today।